गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सॉल्यूशन में एबनॉर्मल मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बेटा। आप सभी को जो भी न्यूमेरिकल्स आप यहाँ पे करेंगे उनको देखते हुए सारे जितने भी आपके बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व करके देखने हैं। हमने अभी पहले वाले लेक्चर्स में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था बेटा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 थी जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। सबसे पहली थी हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और जिसके लिए फॉर्मूला हमने लिया था पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू x2, ये वाला लिया था। सेकंड था हमारा, जो सेकंड हमने पढ़ा था वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल टीबी, ऐसे ही लिख देती हूँ डायरेक्ट। ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हमारा आया था के बी एम। थर्ड जो हमने पढ़ रखा है वो है डेल टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये था हमारा के एफ इंटू एम। और जो फोर्थ जो हमने पढ़ा था बेटा वो था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट, यानी कि पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हम पढ़ चुके हैं। ये हमने पढ़ा था कि ये सारे फॉर्मूलेज लगते हैं, यानी कि अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, डेल टी भी निकालना है तो हमें ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है। हमने ये सारी चीजें पढ़ी। लेकिन ये वाले फॉर्मूले तब अप्लाई होते हैं बेटा जब आप किसकी बात करते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हो। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब है? जैसे इसका मतलब ये है जब आप जो सॉल्यूट ऐड कर रही थी, जो सॉल्यूट ऐड कर रही थी, देखो ये वाले फॉर्मूले नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लगेंगे। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है? जब आप जो सॉल्यूट ऐड कर रहे थे वो क्या हो सकता है, जैसे आपका ग्लूकोज हो सकता है, यानी कि C6H12O6, यानी कि आपका जो सॉल्यूट है वो एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आयंस में टूट जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे किस किस को बोलते हैं? जैसे आप एसिड HCl हो गया, एसिड्स होते हैं जो, ठीक है, H2SO4 हो गया, एसिड हो गए, बेस हो गया हमारा, या फिर कोई सॉल्ट हो गया हमारा, ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये यहाँ पे अप्लाई, ये वाले फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, बल्कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखो जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको देखना है कि सॉल्यूट के आगे क्या लिख रखा है। अगर सॉल्यूट के आगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है लिख रखा हो तो डेफिनेटली अगर आपको इनमें से कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी हो आप एज इट इज फॉर्मूला पुट कर देना। क्यों बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि जो आयंस में नहीं टूटते, तो उनकी एक्चुअल मास होता है, यानी कि अगर जैसे मैंने ग्लूकोज डिजोल्व कर दिया तो ग्लूकोज आयंस में नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपने सॉल्वेंट के अंदर आपने नमक को ऐड कर दिया, जैसे NaCl को ऐड करवा दिया, तो वो किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी। इसके लिए एक और टर्म, ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे NaCl है वो किसके अंदर टूट गया है? वो डाला तो हमने 1 मोल था, लेकिन वाटर के अंदर जाके वो 2 आयंस में टूट गया है, यानी कि 2 मोल्स बन गई उसकी वजह से, यानी कि एक Na पॉजिटिव का मोल बन गया और एक Cl नेगेटिव की वजह से। और हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? नंबर अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अमाउंट नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं। यानी कि अगर हम ये मान रहे हैं कि 1 मोल डाला था और यहाँ पे 1 मोल की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो ठीक है भाई, एज इट इज फॉर्मूले बनेंगे, या अप्लाई कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपने ये यहाँ पे डाला और उसकी वजह से कुछ नंबर चेंज हो गया, जैसे हमने 1 डाला था, यहाँ पे 1 मोल डाला, तो उसकी वजह से हमें 2 मोल आयंस के मिल गए, यानी कि नंबर चेंज हो गया।
आप ऐसे बोलते हो कि यहाँ पे ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जो ये फॉर्मूले लगा रहे हैं बेटा यहाँ पे हम किसके लिए लगाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्या आ जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाए, अब भी मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके बताती हूँ। अगर हमारे पास क्या आ जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स, आप ये बोल सकते हो कि अगर भाई इलेक्ट्रोलाइट्स हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम ये भी पता होना चाहिए। सिंपल एज ये वाला फॉर्मूला आप नोटबुक में लिखोगे तो ये लिख देना, इसके ऊपर पहले ये सारे फॉर्मूले लिख के और इसके ऊपर लिख देना कि ये किसके लिए लगेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लगेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हम एक आई टर्म यूज करेंगे, आई, यहाँ पे भी आई, आई और आई, ये वाली टर्म। अब ये आई क्या है, ये है बेटा वांट ऑफ फैक्टर। वांट्स ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे हम सीखेंगे। वांट्स ऑफ फैक्टर यानी कि अब हमें अगर हम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करवाएंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वांट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आई की वैल्यू कैसे निकालनी है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो अब एक टर्म आई है यानी कि आई। अब ऐसा नहीं होता, देखो एक चीज और हम डिस्कस करते हैं, यानी कि मास। अब हमने जो मास यूज किया, जितना यूज कर रहे थे उससे क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया। देखो एबनॉर्मल, अगर मैं आपके सामने ये हो गया, अब एक वर्ड यूज किया था मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या है बेटा, देखो हमने जो एक्सपेक्टेशन की थी, जैसे अगर मैं NaCl के जितने मास की एक्सपेक्टेशन करती हूँ, ठीक है, उससे अलग मास अगर हमें मिले, जैसे अगर हमें क्या करना है, क्यों ऐसा क्यों लगेगा हमें, देखो NaCl का यहाँ पे अलग मास है, मोलर मास है, क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में है, और यहाँ चला जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ अलग मास आएगा। अब कैसे इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आगे हम आप डिस्कस करेंगे। यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे मास की जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी बेटा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में जाने के बाद हो सकता है जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं वो टूट जाए, यानी कि आयंस के अंदर टूट जाए। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि जो हम सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स जिनको हम डाल रहे हैं वो एक दूसरे से एसोसिएट हो जाएं। जैसे अगर बेंजीन के अंदर आप क्या डालते हो, बेंजोइक एसिड को डालते हो, तो क्या है, RCOOH, ठीक है, कॉमन सा एग्जांपल, ये बहुत बार यूज होगा, ठीक है। ये वाला एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट हो जाता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, यानी कि ये वाला दूसरे के हाइड्रोजन के साथ और दूसरे वाले का हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिख सकते हो आप COCH3, ये इस तरह की, या फिर R लगा दो, ठीक है, ये वाला, तो ये इस तरह की बॉन्डिंग शो कर दी। दोबारा से लिखती हूँ मैं एक बार, आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो बेटा, देखो इस चीज को ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है कि अब दो पॉसिबिलिटीज हैं कि जब जो सॉल्यूट डाला जा रहा है वो आयंस में टूट जाए फर्दर, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, जैसे दूसरा मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन OH, और क्या हो जाएगा हमारा C, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये दो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एसोसिएटेड फॉर्म में हो गए हैं, एसोसिएटेड, यानी कि जो हमने डाले थे अब सेपरेट थे, लेकिन ये अब क्या हो गए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। तो ये मोलर मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसमें जो हमने सॉल्यूट का डाला था, अब क्योंकि एसोसिएटेड फॉर्म में आएगा तो जो मोलर मास होगा इन दोनों के जुड़ने के बाद जो मोलर मास आ रहा है उसको कैलकुलेट करोगे आप, तो ये मोलर मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या बन जाते हैं, इसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मास। इसी को कैलकुलेट, इस यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा वांट ऑफ फैक्टर, यानी कि जो चेंजमेंट आई हैं उनको देखने के लिए हम आयोटा यानी कि आई वर्ड यूज कर रहे हैं,
ठीक है। अगर हमें आई फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालोगे बेटा? इसके लिए हो जाएगा कि जो नॉर्मल मोलर मास, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हो आप। कैसे फाइंड आउट करोगे? यानी कि जो आपका नॉर्मल मोलर मास था, नॉर्मल या फिर कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मोलर मास, उसको डिवाइड करवा दो बेटा जितना आपको ऑब्टेन हो रहा है, यानी कि एबनॉर्मल, या फिर ऑब्जर्व भी यूज करते हैं हम, ऑब्जर्व मोलर मास। अब ध्यान से देखना है कैसे फाइंड आउट करना है। देखो, आई कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? नॉर्मल मोलर मास, यानी कि जैसे हमने एज्यूम किया था कि जैसे ये है हमारे पास RCO OH, मान लो ये CH3 होता, तो इसका एक का हमने क्या किया था? एज्यूम किया था। तो नॉर्मल मोलर मास, और जितना हमें इसमें डालने के बाद मिल रहा है तो वो होता है एबनॉर्मल। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल को सिंपली समझो आप। नॉर्मल क्या होता है? जितना हम मान के चलते हैं। अगर कोई आपसे ये बोल दे कि NaCl का कितना मास है, तो आप जितना मान के चलते हो, जितना आता है हमारा एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, कैलकुलेट करोगे आप, वो होता है नॉर्मल या फिर कैलकुलेटेड मोलर मास। और एबनॉर्मल कौन सा होता है? जो सॉल्यूशन के बाद जाने के बाद हमें ऑब्जर्व हुआ है, उसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मास। तो आई फैक्टर को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। दो चीजें बात करेंगे, आई इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दूसरी फॉर्म में भी हम आई का फॉर्मूला होगा, तो आई का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है आई कैलकुलेट करने का। दूसरा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? एक फॉर्मूला और बनेगा हमारा। मान लो आपको क्या दे रखी है? कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है, जैसे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने अभी लिखवाई थी, ठीक है, उन चारों में से कोई एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी के भी बारे में बात कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे? आई की वैल्यू, अगर उन दोनों की वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, तो क्या निकलेगी आपकी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। देखो, एक्सपेरिमेंटल, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से देखना है, वैसे समझ नहीं आएगा बताइए। प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, या फिर कैलकुलेटेड या फिर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इस बात का क्या मतलब है? देखो, दो चीजें समझो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो मैंने क्या बात की, जैसे मैं सिर्फ एक चीज को उठा लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने डेल टीबी ले लिया बेटा, और डेल टीबी के बारे में मैंने बात किया, KBM, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, ठीक है। तो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वहां पे क्या लगेगा आपका? डेल टीबी इज इक्वल टू IKBM, ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। पॉइंट क्या है? सिंपली, यानी कि अगर हम सिंपल ये फॉर्मूला लगा देंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे NaCl के लिए, या फिर जो एसोसिएट हो रहा है उनके लिए, तो हमारी वैल्यू बेटा गलत आएगी, क्योंकि वो वैल्यू हमें किससे फाइंड आउट करनी है? हमें इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑब्जर्व दे रखी है, डिवाइडेड बाय जो नॉर्मल होनी चाहिए थी, उससे डिवाइड करवा दो, आई की वैल्यू आ जाएगी। अब इस चीज को ध्यान से देखना है कैसे। अब देखो, मैंने दो चीजें लिखवाई। मैंने अभी पिछले पेज पे आपको लिखवाया था कैलकुलेटेड, मैंने लिखवाया था कैलकुलेटेड, ये ध्यान से देखना है, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ। कैलकुलेटेड या फिर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल, या फिर हम इसको एबनॉर्मल या फिर ऑब्जर्व्ड, कुछ भी बोल दो बेटा। एक्सपेरिमेंटल बोल दो या फिर ऑब्जर्व्ड बोल दो, या फिर आप इसी इसी चीज को के लिए क्या बोल सकते हो? एबनॉर्मल बोल दो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, जस्ट ए सेकेंड बेटा, ये मोलर मास लिखवा रही थी मैं, सॉरी, ऊपर वाला लिखवाने के चक्कर में लिखवा दिया।
ये वाला कैलकुलेटेड, ये लिखवाया था मैंने पिछले पेज पे, नॉर्मल मास, मोलर मास, और क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, मुझे यही वाली बात पहले सिखानी है। देखो क्या हो जाएगा बेटा, देखो आई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखते हो ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आई कैसे निकलेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को डिवाइड करना है कैलकुलेटेड वैल्यू से। ठीक है, यहां पे उल्टा करना है। अगर मोलर मास की टर्म में आई निकालते हो ना, देखो अगर आप मोलर मास की टर्म में आई निकालते हो तो मोलर मास होता है, तो कैलकुलेटेड को ऊपर रखना है और एक्सपेरिमेंटल को नीचे रखना है। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू दे रखी है आपको एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर मोलर मास की वैल्यूज दे रखी हैं और आई निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मैं सिंपल ये बात सिखाना चाहती हूँ कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डेल टी बी, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखते हैं हम, के बी इंटू एम। के बी इंटू एम, एम का मतलब होता है यहाँ पे मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, और मोलैलिटी को हम कैसे सिंपली कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो आप लिखोगे इज इक्वल टू के बी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिखते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में लिखते हैं। ठीक है, ये वाला लिखते हैं। अब मान लो मैं सॉल्यूट के लिए W1 लिख देती हूँ, क्या लिखती हूँ, W1 जो गिवन मास है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, M1। सिंपल, देखो ये आपके ऊपर एज्यूम करने पे डिपेंड करता है। W1 आप सॉल्वेंट के लिए भी ले सकते हो और सॉल्यूट के लिए W2 भी ले सकते हो, वो आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूट के लिए 1 मान रहे हो या सॉल्वेंट के लिए 1 मान रहे हो, वो आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, मैं सॉल्यूट के लिए 1 मान लेती हूँ। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट का ये वैल्यू को ऐसे नहीं लिख दोगे, यानी कि सॉल्यूट का गिवन मास, ये मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, जो भी ये दे रखा होगा हमारा केजी के अंदर, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो W2 किसके लिए, जो गिवन मास है सॉल्वेंट का, उसके लिए मैं रिप्रेजेंट करवा रही हूँ सिंपली। तो क्या ऐसा नहीं हो गया, अब आप इस चीज को ध्यान से देखना, देखो ये इसका मतलब हो गया डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, देखो W1 M1 डिवाइडेड बाय W2। तो इसको आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, इसको अगर खोल के लिखोगे और W1 डिवाइडेड बाय M1 इंटू ये W2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका W2 अगर केजी में लिखते हो। ठीक है, सिंपली ऐसे हो जाएगा। तो अब अगर इस बात को ध्यान से देखोगे तो एक चीज को देखो बेटा, जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये होती है ना हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसको बोल रहे हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऑपोजिट है, हमारे मोलर मास के ऑपोजिट है। देखो इस यहाँ पे देखोगे तो मोलर मास के ऑपोजिट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मोलर मास के क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इसीलिए देखो जब मोलर मास की बात करते हैं, तो जब मोलर मास की जो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ऊपर है, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेटेड वैल्यू नीचे रखी जाएगी। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। देखो ध्यान से देखो, मैं दोबारा से समझाती हूँ कैसे करते हैं। यानी कि डेल टीबी, देखो आप देख सकते हो कि यहाँ से कि डेल टीबी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के अपोजिट होती है। मोलर मास को ही मोलिकुलर मास बोलेंगे बेटा वो। ठीक है, तो कल जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मोलर मास के अपोजिट है, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को अगर आप ऊपर रख देते हो तो मोलर मास की टर्म में ये वाली वैल्यू को क्या रखोगे, नीचे रखोगे आप। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल ऊपर है इसमें और इसमें एक्सपेरिमेंट नीचे की तरफ हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये चीज सिखानी थी मुझे। तो आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अंदर, ये वाली बात हमने बताई। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन करोगे।